डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, तोड़ा पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड। पीएम मोदी के कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने दी बधाई। एनडीए नेताओं की भारत मंडपम में हुई बैठक में भाजपा और एनडीए शासित 22 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता हुए शामिल। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को डबल झटका, मध्य प्रदेश में नटराजन का पर्चा खारिज। झारखंड में क्रॉस वोटिंग का खतरा, कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया। झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा। 60% डीए के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा नया नियम, कर्मचारियों को एरियर का भी मिलेगा लाभ। अमेरिका ईरान टकराव से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, हेलीकॉप्टर गिराने के बदले में अमेरिका का अटैक। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। पीएम के तौर पर यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास था। वे 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे। दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाई, साथ ही एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया। इसके बाद एनडीए नेताओं की भारत मंडपम में बैठक हुई। भाजपा और एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता बैठक में शामिल हुए। सभी ने पीएम मोदी के इस कीर्तिमान के लिए बधाई दी। बैठक में पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1,732 दिन पीएम रहे। इसके बाद 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। इस कार्यकाल में 4,398 दिन वे पीएम रहे। इस तरह निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी नेहरू से आगे निकल गए हैं। आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हम महाराष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। आज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार का एक रिकॉर्ड मोदी जी ने कायम किया है। 4,399 दिन मोदी जी ने पूर्ण किए हैं। ये केवल लॉन्गेस्ट सर्विंग इसलिए रिकॉर्ड मैं नहीं मानता, तो भारत का एक प्रकार से नव भारत के निर्माण का सुवर्ण काल, इस दृष्टि से मैं इसकी ओर देखता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व बन गए हैं। 4,399 दिन नेहरू जी ने इतना समय पूरा किया था, उसके बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं और इनके नेतृत्व में 12 सालों में हिंदुस्तान के आम जनजीवन, हिंदुस्तान की प्रकृति
हिंदुस्तान के इतिहास में लिखे जाने वाले काम, ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के लगातार 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड भी पार कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद के सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई गाथाएं लिखती रहे। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र सेवा को समर्पित प्रधानमंत्री की अविराम साधना। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भारत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु पहुंचकर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए ईश्वर का आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजनीतिक घटनाक्रमों से भरा एक नाटकीय दिन रहा, जिसकी शुरुआत कई कांग्रेस विधायकों के बैंगलोर जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर रवाना होने से हुई और इसका अंत राज्य की 3 पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की जांच के दौरान खारिज होने के साथ हुई। इसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व में शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले का विवरण छुपाया था। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसके आधार पर चुनाव अधिकारियों ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संख्या के हिसाब से मीनाक्षी नटराजन की जीत की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी डर था, इसलिए वो अपने विधायकों को बैंगलोर भेज रही थी। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाएं, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया। उसमें भी आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका This is a clear-cut blatant violation of democratic principle in this country. They are killing the democracy of this country. This is a clear example of that. 6:30 only they rejected their nomination. 7:25 we have given a letter to the Election Commission of India for seeking an appointment with the Election Commission for giving a complaint. After 40 minutes, then also Election Commission is not allowing us to go. Election Commission is not allowing us to go. What is happening in this country? Is this a banana republic? We need justice. We need justice. We will go. We will take all the. अगली खबर, झारखंड में भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वहां उसके आधिकारिक उम्मीदवार प्रणव झा के खिलाफ मशहूर उद्योगपति परिमल नाथवानी ने एनडीए के समर्थन से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भरा है। वैसे तो सत्तारूढ़ जेएमएम गठबंधन के पास अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए आवश्यक विधायक हैं, लेकिन राज्य में क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। परिमल नाथवानी को जीत के लिए एनडीए के 24 विधायकों के अतिरिक्त 4 और विधायकों के वोट चाहिए। वे पहले भी जेएमएम के समर्थन से राज्यसभा जा चुके हैं। ऐसे में झारखंड में कांग्रेस को अपना खेमा बचाए रखने की चुनौती है। बताया गया कि कांग्रेस की ओर से परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को लेकर भी चुनौती दी गई है। उस पर आयोग का फैसला अभी होना बाकी है।
भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस और झामुमो ने सवाल उठा दिए हैं। इससे 18 जून के राज्यसभा चुनाव से पहले उनके नामांकन जांच में पेच फंस गया है। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके नामांकन पत्रों पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले की विस्तृत जांच शुरू करते हुए नाथवानी से स्पष्टीकरण मांगा है और अंतिम फैसला जांच के बाद होगा। सबने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। हम सब हम नहीं, स्वाभाविक है, हम लोग तो समर्थन देंगे। हमारे पास बोले कि अगर हमारे पास पूरी समय रहता तो दल के कोई अधिकृत प्रत्याशी होते, बहुत विचार मंथन किए, देखे कि हम लोग पास मात्र स्वाभाविक है कि आप सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी जी पहले भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं किया। उन्होंने डेवलपमेंट का जितना भी काम झारखंड के लिए हो सकता है उन्होंने किया। इसी कड़ी में झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखा पलटवार किया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ दिया है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस से कहीं अधिक सदस्य भाजपा के पास हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महज 16 विधायकों वाली कांग्रेस आखिर 28 सदस्यों का आंकड़ा कैसे पूरा करेगी। साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर सारी सीमाएं लांघने का काम किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगली खबर, झारखंड के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की वृद्धि करते हुए हेमंत सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी एक संकल्प के मुताबिक 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता अब 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सूचना ये भी मिली है कि इसके तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जनवरी से देय अंतर राशि एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड सरकार का ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद लिया गया है। बता दें कि इससे जुड़े प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर देय होगा। इसके अलावा झारखंड सेवा संहिता के नियम के तहत विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो,
कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी, साथ ही कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रालय महानदी में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। अगली खबर, अमरावती के पूर्व सांसद नवनीत राणा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं पर विधायक रवि राणा ने स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दी है। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हिंदुत्व के सिद्धांतों से मजबूती से जुड़ी हुई हैं तथा आगे भी भाजपा की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा करती रहेंगी। रवि राणा ने बताया कि राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नवनीत राणा को अवसर देने के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सकारात्मक भूमिका थी। हालांकि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नामांकन दाखिल करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अच्छे लोगों को शामिल करने की मंशा से ये प्रस्ताव रखा गया था। रवि राणा ने कहा कि केवल पद प्राप्त करने के लिए दल बदलना उचित नहीं है, अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार रहना और निष्ठा के साथ कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में स्थित सरगम अपार्टमेंट के निवासी लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के एक निर्णय से खासे नाराज हैं। विवाद की जड़ है एलडीए को वो फैसला जिसके तहत अपार्टमेंट के ओपन स्पेस को 136 पार्किंग स्थलों में तब्दील कर लॉटरी के जरिए बेचने का फैसला लिया गया है। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों की तरफ से बात करते हुए आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अनुरोध राय ने बताया कि एलडीए पूरा कॉम्प्लेक्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि आरडब्ल्यूए को हस्तांतरित कर चुका है। ऐसे में नियमों के मुताबिक एलडीए के पास अब किसी भी कॉमन एरिया या ओपन स्पेस को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का कहना है कि सोसाइटी का ओपन स्पेस ही एकलौता खुला स्थान है जहां लोग त्योहार और सामुदायिक आयोजन करते हैं। इसी जगह पर ट्रांसफार्मर, हैवी जनरेटर समेत अन्य जरूरी चीजें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये फैसला खतरनाक है। 136 गाड़ियां खड़ी होने से आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का अंदर आना संभव नहीं होगा। सरगम अपार्टमेंट की कुछ दिक्कतों को लेकर आपने एलडीए में अधिकारियों से मुलाकात की थी। हम जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह की दिक्कतें थी और क्या सोल्यूशन आपको मिला वहाँ से। 1 तारीख को जब हम लोग सो के उठे 1 जून को, तो पता चला कि एलडीए ने सरगम अपार्टमेंट में 136 पार्किंग बेचने का टेंडर निकाल दिया है। हम लोग को बड़ा सरप्राइज हुआ, रातों रात ऐसा क्या हो गया, सब कुछ यहाँ बिक चुका था और पार्किंग जैसी कोई जगह बची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि ओपन पार्किंग आप बेच नहीं सकते। उसके बावजूद एलडीए के बाबुओं ने कारस्तानी करते हुए नायाब तरीका निकाला यहाँ पार्किंग बेचने का, जो कि अवैध और गैर वाजिब था। इसको लेके हम लोग एलडीए गए। एलडीए के वीसी साहब को एप्लीकेशन दिया, श्री सीपी त्रिपाठी जी को हम लोगों ने पत्र दिया और इसका विरोध किया। हमारी मांग है कि ये पार्किंग जो बेच रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है एलडीए, बिल्कुल भी अवैध पार्किंग है। इससे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित होगा। यहाँ के लोगों को खेलने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, कोई जो फंक्शन करने के लिए कोई जो जगह होता है वो सारे कुछ ख़त्म हो जाएगा। इवन 136 पार्किंग जो एलडीए बेच रहा है उसमें बहुत सारा एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जैसे कि वहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, जनरेटर लगे हैं, मैनहोल है। तो एलडीए के बाबुओं ने हवा में ही मैप बना लिया बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के। दूसरा,
उन्होंने फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी नहीं ली, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लिया क्योंकि 136 पार्किंग अगर ये बिक जाती है, हो जाती है, तो उस स्थिति में फायर डिपार्टमेंट की जो 25-30 फुट लंबी गाड़ियाँ होती हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगी, और उस स्थिति में कोई भी इस तरीके की दुर्घटना फायर से संबंधित होने पर हम लोगों के जन को खतरा है जीवन को। और ये एलडीए के बाबुओं ने जरा भी इस पे गौर नहीं किया, सोचा नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से उनको लोगों को मारने की साजिश कर रहे हैं क्या बाबू? ये बड़ा ही शर्मनाक और घृणित कार्य है। एलडीए ने अभी तक इस पे कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है। एलडीए की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, वो जनता के जीवन और व्यवस्थाओं से खेलना चाहते हैं। यही है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हमें वीसी साहब ने कल हमारी दोबारा वीसी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि हम विचार करेंगे, गौर करेंगे, लेकिन हमें विश्वास कम है। हमें लगता है कि मीडिया को अपना रोल पब्लिक वेलफेयर के हित में, पब्लिक के हित में निभाना चाहिए। अगली खबर, बीते तकरीबन एक हफ्ते से पाकिस्तानी आर्मी कत्लेआम मचा रही है। पीओके में आसिम मुनीर के सेना ने जो नरसंहार किया है वो सबसे ताज़ा मामला है, लेकिन पाक सैनिक और सुरक्षा बल पूरे मुल्क में ही बड़े सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का टकराव सिर्फ बलूचिस्तान के लड़ाकों और वजीरिस्तान के विद्रोहियों भर से नहीं है, बल्कि सेना सीमा पार भी कत्लेआम मचा रही है। अफगानिस्तान में हमला इसी की बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर एक सीक्रेट डोजियर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज में 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तान द्वारा चलाए गए सुरक्षा अभियान का विवरण दिया गया है। इस दौरान 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। सीक्रेट डोजियर में आरोप लगाया गया कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए व्यापक बल प्रयोग किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन मानवाधिकार उल्लंघन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ थे। अगली खबर, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये कार्रवाई होर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया। We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit. He hit back, and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. But no, he hit back. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।